हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेमोरी के मॉडल्स, जिसमें हमने पढ़ा था वॉकमैन एंड नॉर्मन का मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हम कोई भी सूचना आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम एक्सेस करते हैं, एनकोड करते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं और रिट्राइवल करते हैं। ये हमारी मल्टी स्टोर मॉडल था। उसी में अगले चरण में हम आते हैं एटकिंसन तथा सिफरिन मॉडल। इस मॉडल के बारे में हम आज बात करेंगे। जहां तक वॉग एंड नॉर्मन का मॉडल की बात थी, हम उसको टू कंपोनेंट सिस्टम कहते थे, यानी द्वितत्व तंत्र के रूप में हम बात करते थे। जहां एटकिंसन मॉडल की बात आती है, उसको हम त्रितत्व यानी थ्री कंपोनेंट सिस्टम के रूप में बात करते हैं। इसको हम रूपात्मक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यह स्मृति का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाला मॉडल माना जाता है, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंटेटिव मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार सूचनाएं जो हैं हमारे तीन स्तर पर संसाधित होती हैं, यानी कि हमारी स्मृति के तीन सिस्टम होते हैं। यानी जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी सेंसरी रजिस्टर्स होते हैं या हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। जैसे हमने बात करी थी जब कि हमारी मेमोरी तीन प्रकार की होती है, सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको कि हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इन तीन स्तरों के ऊपर ही हमारी सूचनाएं संसाधित होती हैं। इस मॉडल के अनुसार ये बताया गया कि कैसे सूचनाओं का स्टोरेज होता है और कैसे हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो आते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि सूचनाएं जो है हमारे सेंसरी मेमोरी में आती हैं या सेंसरी रजिस्टर्स में आती हैं। इनके अनुसार जैसे ही सूचना, कोई भी सूचना आई या कोई उद्दीपक हमारे सामने, हमारे समक्ष उपस्थित हुआ, वो हमारे सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में प्रवेश करता है। और सेंसरी मेमोरी की विशेषता यह होती है कि इसमें संचित सूचनाएं बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, बहुत जल्दी वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। इस स्मृति की संचयन क्षमता काफी बड़ी होती है, लेकिन इसका टाइमिंग जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम समय के लिए। जैसे कि हमें कोई चीज दिखाई दी और एकदम से हटा ली हमने, तो वो एक बार हमें दिखाई देगी, लेकिन उसकी इमेज हमारे मन में काफी देर तक बनेगी। लगाते ही हट गई तो हमें दिखना बंद हो गया। कोई आवाज सुनी, घंटी जैसे कोई बजी है, घंटी बजी और बंद हो गई, तो दृष्टि सूचनाएं हैं वो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हमारे जहन में रहती हैं। जो श्रव्य सूचनाएं हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए हम उनको स्टोर कर पाते हैं। जो ऐसी सूचनाएं जिनके ऊपर व्यक्ति ध्यान देता है, अगर हम चले जा रहे हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, कुछ आवाज नहीं, हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो हमें एक बार लगेगा कि हाँ कुछ सुना था, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें उस सूचना के ऊपर, तो फिर हम वो सूचना हमारे सेंसरी मेमोरी से हमारी वर्किंग मेमोरी में यानी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रवेश कर जाती है। अगर वहां प्रवेश नहीं करती है तो हम वो सूचना वहीं समाप्त हो जाती है। उनका ये भी मानना था कि हमारी जो सूचनाएं हैं वो हमारी चयनात्मक अवधान के ऊपर आधारित होती है, यानी जिसके ऊपर, क्योंकि हम ये मानते आए हैं अभी तक, जैसे जब हमने प्रत्यक्षीकरण पढ़ा था, कि हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कुछ सेलेक्टिव उद्दीपक पर ही जाता है। हम किसी किसी पर ही ध्यान दे पाते हैं, ना कि हमारे वातावरण में जितने भी उपस्थित हैं, उद्दीपक उपस्थित हैं, उन सब पे हमारा ध्यान जाता है, सब पे नहीं जाता है। इसी को हम चयनात्मक अवधान कहते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो मेमोरी है वो भी हमारी कुछ सेलेक्टिव सूचनाओं को ही ग्रहण करती है, जिससे सूचनाएं हमारी सेंसरी मेमोरी में, अगर हम उन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी से ट्रांसफर होकर के लघु स्मृति में या हमारी वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है। अगला स्टेप आता है कि उन्होंने कहा कि जब हम उस पर रिहर्सल करते हैं तो एक रिहर्सल बफर बन जाता है, और सूचना जो ये हमारे एसटीएम का भाग होती है उसमें कुछ निश्चित संख्या में स्लॉट्स होते हैं, खांचे होते हैं,
जो हमें ये बताते हैं, जैसे अभी हमने पिछले मॉडल में बात की थी कि जो हमारी एसटीएम होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है सीमित होती है, 7 ± 2 होती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि हमारी सीमित संख्या में हमारे पास स्टोरेज सिस्टम होता है। एक में सबसे पहले हमारे जो सबसे ऊपर होगा उसमें बिल्कुल नवीनतम सूचना होगी, उससे नीचे बाद में जो होगा उसमें उससे पुरानी सूचना होगी, सबसे नीचे जो होगा उसमें सबसे पुरानी सूचना होगी। जब भी कोई नई सूचना हमारे पास आती है तो जब पूरा फिलअप है वो, तो हम उसमें से एक सूचना को हटाएंगे, जो सबसे पुरानी सूचना होगी वो ऑटोमेटिक हट जाएगी और उसके बाद उसमें सबसे ऊपर जो है सबसे नई सूचना आ जाती है। अब इनका मानना था कि जो एसटीएम में सूचनाएं जो हैं, अगर हम सही ढंग से रिहर्सल उनका नहीं करते हैं तो वो सूचनाएं जो हैं लुप्त हो जाती हैं। यानी कि रिहर्सल करना जरूरी है उस सूचना को, या उस जो स्टोरेज मेमोरी थी, जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की थी, उसको लॉन्ग टर्म में पहुंचाने के लिए। एसटीएम में जो है सूचनाएं रिहर्सल से वहां जब हम रिहर्सल करते हैं तो वहां वो स्टोर ही नहीं होती, बल्कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, वहां जाने लायक बन जाती हैं। और जब हम ढंग से सूचना का हमने रिहर्सल कर लिया तो वो हमारे एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफर हो जाती हैं। कई बार ये हो जाता है कि हमारी सूचनाएं रिहर्सल करने के बावजूद भी एसटीएम में बनी रहती हैं। अगर हम लंबे समय तक अगर रिहर्सल करते हैं तो जो है उनके एलटीएम में जाने की संभावना हमारी ज्यादा हो जाती है। एटकिंसन ने बताया कि एक ही समय में अगर हम एक से ज्यादा आइटम हमारे एसटीएम में भी हो सकते हैं, एलटीएम में भी हो सकते हैं। जैसे कोई हमसे हमारा नाम पूछे तो ये सूचना हमारी एसटीएम में भी होगी और हमारे एलटीएम में होगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे एसटीएम में भी है और एलटीएम दोनों में वो स्टोर हो सकती है। जिस चीज के बारे में व्यक्ति कोई चीज जानता है लेकिन उस समय नहीं सोच रहा है, तो वो हमारे एलटीएम में तो होगी लेकिन हमारे एसटीएम में वो नहीं होगी। जब हम उससे पूछते हैं कि अच्छा आपने 10वीं कौन सी परीक्षा में पास की थी, साल में परीक्षा पास की थी, या कोई ऐसी सूचना जो कि हम हर समय हमें याद नहीं रहती है, वो सूचना हमारी एलटीएम में स्टोर होती है और हम थोड़ी देर सोच करके हम वो बता सकते हैं। फिर हम जब हम बताते हैं कि फला फला साल में हमने 10वीं की परीक्षा पास की थी, तो उस समय वो सूचना हमारी एलटीएम से हमारी एसटीएम में यानी हमारी वर्किंग मेमोरी में आ जाती है। इस मॉडल का तीसरा सिस्टम था हमारा एलटीएम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे जो एसटीएम से सूचनाएं आती हैं वो एलटीएम में बहुत ज्यादा रिहर्सल करने के बाद प्रवेश करती हैं। रिहर्सल से व्यक्ति केवल न केवल अपनी सूचनाओं को दोहराता है बल्कि उनका अर्थ समझता है, उनको अपने और सूचनाओं के साथ जोड़ता है। जब सूचना एलटीएम में प्रवेश कर जाती है तो वहां रिहर्सल की उसको जरूरत नहीं होती है और वो सूचनाएं स्थायी तौर पर वहां संचित हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं टीचर्स की बच्चों जो क्लास में पढ़ाया गया है आप एक बार घर जाकर के वापस उसको रिपीट करें, यानी जो क्लास में पढ़ाया उसको आप रिहर्सल करेंगे तो धीरे धीरे वो आपके लॉन्ग टर्म में मेमोरी में चेंज हो जाएंगे। और अगर आप डेली रूटीन में उसको रिहर्सल करते रहेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से संचित हो जाती है और जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। एलटीएम में सूचनाएं जो है उनकी क्षीणता या बाधा दोनों के कारण वो कुछ कई बार लुप्त हो जाती हैं, लेकिन एलटीएम में सूचनाएं उतनी जल्दी डिके नहीं होती जितनी जल्दी एसटीएम में होती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमने अभी 10 दिन रिहर्सल कर लिया कोई चैप्टर का, अच्छे से याद कर लिया कि मुझे बहुत अच्छे याद हो गया, फिर हमने पूरी साल उसको नहीं पढ़ा और फिर हम चाहे एग्जाम में वो हमें रिट्राइव हो जाए तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ इंटरफेरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि सूचनाओं को विस्मृत कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं। जैसे हमने और ज्यादा कोई सूचनाएं पढ़ ली तो वो हमें याद होगी, पीछे वाली सूचनाएं हम भूल गए।
जो कि हमारे अग्र लक्ष्य अवरोध या पूर्व लक्ष्य अवरोध कहलाते हैं, या अनादिगम कहलाता है कि हमने याद करना छोड़ दिया है, अनुक्रिया प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से बहुत सारे कारक होते हैं जो हमें सूचनाओं को याद रखने में हमारे को फेलियर कर देते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि सूचनाएं हमारे सबसे पहले संवेदी स्मृति में प्रवेश करती हैं और सेलेक्टिव अटेंशन के द्वारा सूचनाएं हमारे एसटीएम में प्रवेश करती हैं, और उसमें अगर हम रिहर्सल करेंगे तो वो एलटीएम में जाती हैं, अदरवाइज वो हमारे को हम भूल जाते हैं, फॉरगटन हो जाती हैं। यह मॉडल जो है हमारे को कुछ निश्चित संरचनात्मक विशेषताओं तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में भी बताता है। यानी कि वो ये निश्चित कर पाता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। यानी कि हमारे जो एसटीएम है उसमें हम बहुत ज्यादा सूचनाएं संचित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति प्रेरणा के द्वारा नई नई चीजें सीख करके हम उनको एलटीएम में चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल प्रोसेस भी कहा जाता है। व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने एसटीएम से मात्र वो अगर 2 ही सूचनाओं को एक साथ स्टोर करना चाहे तो कर सकता है, 4 को करना चाहे तो 4 को कर सकता है। तो ये कंट्रोल प्रोसेस जो होती है वो एक तरह से फिल्टर का काम करती है कि किस सूचना को हमें स्टोर करना है, किस सूचना को स्टोर नहीं करना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।